पीएम मोदी ने बाज नहीं आना और उनके बयानात की वजह है इलेक्शन। यह ऑपरेशन सिंदूर जो कराया गया, इसका पूरा फायदा वो हासिल करना चाहते हैं कि वो इलेक्शन में उसी तरह से कामयाब हो सकें जैसे पहले वाले इलेक्शंस में हुए हैं। याद रहे, अभी जो बीजेपी की सरकार है वो सरकार मिली जुली गठजोड़ की सरकार है और इस वक्त उनको बिहार में भी टफ टाइम मिलने वाला है। तो इस ऑपरेशन को वो जितना कैश कर सकते हैं वो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से वो बार बार पाकिस्तान को टारगेट करते हैं अपने बयानों में। भारत ने इस वक्त जंग शुरू की हुई है सफारतकारी के जरिए और तखरीबकारी के जरिए। पाकिस्तान भी पूरी तरीके से जवाब दे रहा है, सफारतकारी हमें अभी अपनी बेहतर करने की जरूरत है, तखरीबकारी हम उनकी एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पर तखरीबकारी के हमले कराए जा रहे हैं, चाहे वो केपी हो, चाहे वो बीएलए के बलूचिस्तान में हो, उसके अंदर भारत की शमूलियत निकल रही है। याद रहे, ये भारत की शमूलियत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं निकली है, ये पहले कनाडा में भी निकल चुकी है और अमेरिका जो इसके बारे में चुप है, पन्नू जो खालिस्तान के काफी मशहूर लीडर हैं, उनको यूएस में असैसिनेट करने की कोशिश की थी और वो पहले पता चल गई थी इंफॉर्मेशन। उस चीज के ऊपर ज्यादा बात यूएस की तरफ से नहीं की गई। भारत उसमें भी इन्वॉल्व था और भारत ने जो कनाडा में असैसिनेशंस करवाई वो भी वहां के सरकार के सामने आई। तो अब भारत ने अपना अंदाज तब्दील कर दिया है, लेकिन जारीहत भारत की जारी है और जैसे जैसे ये तखरीबकारी की वारदातें बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये दुनिया में मजीद अकेले होते जाएंगे। दोस्तों, आप अगर नोटिस करें तो जो ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके अंदर भारत के साथ कितने मुल्क खड़े हुए? कोई भी नहीं। जबकि भारत ने बायकॉट किया तुर्की का और अजरबैजान का, क्योंकि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। तो यार, चाइना भी तो कर रहा था सपोर्ट, उनका करो ना बायकॉट। यहां पे भी दोहरा मयार। भारत की एक आदत है कि ताकतवर के सामने ना भारत सर झुका देता है। वो डंडा लेके जब सामने खड़े होते हैं ना, सामने वाला जब डंडा लेके खड़ा होता है तो भारत बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाता है। जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी पूरा उसी का सबूत दिया है कि हम यही हर करते हैं हमेशा। जब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की तो भारत ने बोला बस भाई ये तो मसला हो जाएगा आगे कि जी सीज, फिर उसके बाद सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी बंद कराएं जंग अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं कि सीज फायर हमने कराया। भारत कह रहा है नहीं, ये तो हमारा अपना मामला था, जबकि इधर से पाकिस्तान भी कह रहा है। तो भारत का जो दोगलापन है ये अब पूरी दुनिया के सामने आता जा रहा है। और एक जमाने में ये प्राइम मिनिस्टर मोदी फरमाते थे हमें पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपने लिए खुद ही काफी है। और आज यही बात मैं भारत के लिए कह रहा हूं कि भारत अपने लिए खुद ही काफी है, क्योंकि जो रेडिकल सोच प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारतीयों को दे दी है और जो इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है इस वक्त भारत में लोगों का, बहुत टाइम लगेगा अब इस चीज से बाहर निकलने में। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि ये जंग अब सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग नहीं है, ये जंग अब बन गई है हिंदू और मुसलमान की जंग। क्योंकि ये भारत में भी माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहे हैं और जो ऐसा इस्लामिक कंट्री इनको नजर आएगा जहां पर इनको लगेगा वसाइल जरा कम है और काबू कर सकते हैं ये, तो वहां पर भी ये जरूर अपना असली चेहरा दिखाएंगे। अभी क्योंकि भारत को चाइना से भी खतरा दरपेश है तो इसलिए भारत जरा फूक फूक के कदम उठा रहा है और कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान को अपनी मुट्ठी में करे और अफगानिस्तान के जरिए कार्रवाइयां करवाए वहां जो दहशतगर्द एलिमेंट है पाकिस्तान में। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को साथ बिठाया। तो ये जो सफारतकारी वाली मुहिम चल रही है ना, ये बड़ी क्रिटिकल चल रही है इस वक्त, क्योंकि भारत कोशिश कर रहा है पैसा चलाने की। हमने जब भी अफगान महाजरीन की मदद की तो हमने बताया अफगान हमारे ब्रदर हैं और पाकिस्तान के अंदर पनाह दी, पाकिस्तान में रखा। आज भी बहुत से अफगानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। जबकि भारत चाहता है कि इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करे पाकिस्तान के हालात खराब कराने के लिए, पाकिस्तान में तखरीबकारी कराने की। और भारत दूसरी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है। हमने बात की कि हम ब्रदर हैं, दोनों इस्लामिक कंट्रीज हैं। भारत कह रहा है हम पैसा लगाएं। तो मेरे तज्जिए के मुताबिक कुछ ऐसे एलिमेंट्स जरूर भारत के साथ शामिल होंगे जो तखरीबकारी करने में उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। देखें, पाक आर्मी कामयाब नहीं होने दे रही। अब यहां पर क्या चीज आती है, डिफेंस बजट बढ़ाना। जरूरी है डिफेंस बजट बढ़ाना, क्योंकि सिर्फ भारत का सामना नहीं हो रहा, अब सामना एक तरफ से और हो रहा है। और अफगानिस्तान के जो लोग हैं वो यहां भी रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर महाजरीन थे। किसका कहां कनेक्शन है
इन चीज़ों को पकड़ना, इन चीज़ों को ट्रेस करना आसान नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी पूरी चीज़ पे काम कर रही है। तो इसलिए इस वक्त उनका बजट बढ़ाना जस्टिफाई करता है। जवाब दिया तो हमारी फौज ने ही जवाब दिया। वो ब्लॉगर जो बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि नहीं जी जंग शुरू होने वाली है, बस जंग शुरू होने वाली है कि हमारा मंजन बिके, उन्होंने नहीं आके जवाब दिया। जवाब आखिर में फौज ने ही दिया। फौज का काम है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन जानों का नजराना भी तो फौजी दे रहे हैं ना। जब वो जाग रहे हैं तभी तो हम सो रहे हैं। मैं अभी माजी की बात नहीं कर रहा कि माजी में 65 वॉर में क्या हुआ था, 71 में क्या हुआ था। मैंने तो नहीं देखी वो जंग। मैंने देखा 2025, मैंने देखा जनरल आसिम मुनीर, जो अब प्रमोट होके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बन गए, और उन्होंने जो स्ट्रेटजी यूज की और उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, हम लाजवाब हो गए। तो मेरा यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि बेजा तनकीद करना भी छोड़ दीजिए। अब मैं बात कर लूँ एंड में जरा खान साहब की। खान साहब क्यों बाहर नहीं आ पा रहे, ये एक ऐसा नुक्ता है जिसपे हर पीटीआई वाला जो है वो सवालिया निशान लगा के ही बैठा हुआ है। खान साहब का अंदर रहना सूट करता है पीटीआई की क़यादत को। क्यों सूट करता है? क्योंकि जिन पोस्टों पे, जिन नशस्तों पे वो इस वक्त बैठे हुए हैं, अगर खान बाहर आ गया तो शायद बहुत लोगों को कल्टी करा देगा। वो नहीं, कौन चाहेगा जी अपनी सीट छोड़ना? कौन चाहेगा पर्क्स एंजॉय ना करना? कौन चाहेगा कि सिक्योरिटी या उनको जो मराहत मिल रही है वो सब खत्म हो जाए? कौन चाहेगा कि उनका बोलबाला पार्टी से खत्म हो जाए? इसीलिए खान साहब का अंदर रहना सूट करता है। अब बात आती है कि जी ये सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ने अंदर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है। खान साहब को बाहर निकालने के लिए जो उनकी पार्टी और जो उनके वकील जो रोल प्ले कर रहे हैं, उसके अंदर भी जान नहीं है। ये बात एक पीटीआई के वर्कर को माननी पड़ेगी। खान साहब खुद समझ चुके हैं ये बात, काफ़ी हद तक समझ चुके हैं, और मैं समझता हूँ खान साहब भी अपनी स्ट्रेटजी अब चेंज कर रहे हैं। तो अब ये स्ट्रेटजी चेंज करने के बाद कुछ हालात मामलात बेहतर हो जाएं तो अभी हम कह नहीं सकते, वरना मैं फिलहाल जो बोला जा रहा है कि ईद से पहले खान की रिहाई, तो मेरे तज्जिए में तो अभी ईद से पहले खान की रिहाई नहीं है, क्योंकि खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की अभी तक कोई बनी नहीं है जिसको बोलते हैं कि ठीक है बातचीत हुई है, दोनों ने अपने अपने कंसर्न्स बयान किए, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि कोई एंड रिजल्ट निकल आया कि खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, ऐसी अभी तक ऐसा कोई नरम गोशा कहीं भी नहीं पैदा हुआ है। जबकि उसके बरक्स जो अभी सरकार चल रही है, हमारी मिली जुली सरकार जो है, अब आप इसे फॉर्म 47 कहें या फॉर्म 45 कहें या जो भी कहें, ये सरकार इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे है और कोशिश कर रही है कि ये परफॉर्म कर सकें, वही परफॉर्मेंस दें जो इनको पीछे से कहा जाता है कि आपने देनी है, ताकि चीजें सही डायरेक्शन में जाना शुरू हो। कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ वक्त लगेगा। तो उम्मीद करता हूं हमारी सफारतकारी मुहिम जो है वो जरा मजीद बेहतर करेगी इस हुकूमत, ताकि भारत को सही तरीके से जवाब दिया जा सके। क्योंकि जो सफारती जंग है ये भारत ने पिछले अरसे में, जो जयशंकर जब से इनका फॉरेन मिनिस्टर बना था, तो जो स्ट्रैटेजी वो लेके चले जयशंकर, वो बहुत अच्छी थी। दुश्मन की अच्छाई को मानना चाहिए जहां पे वो अच्छे हों। अब जो पाकिस्तान भी स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है और अपने फॉरेन पॉलिसीज पे काम कर रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है और इसका इनको जरूर फायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूं नाज़रीन आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बकरीद के लिए एक स्पेशल व्लॉग आने वाला है, तो आपने वो उस व्लॉग को देखने के लिए जरूर अभी से बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर।